हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम हैज़ और हैव के प्रयोग को सीखेंगे और जानेंगे कि हैज़ और हैव का प्रयोग सामान्य वाक्य में यानी कि सिंपल सेंटेंस में किस तरीके से किया जाता है। वैसे तो हैज़ और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में भी किया जाता है, लेकिन हम आज इस वीडियो के जरिए यही जानेंगे कि हैज़ और हैव का प्रयोग किस तरीके से हमें सिंपल सेंटेंसेस में करना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि हैज़ और हैव का हिंदी में अर्थ क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम किन किन सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। तो बता दूं कि हैज़ और हैव दोनों का ही हिंदी में अर्थ होता है पास है, के पास है, के होते हैं या में है। आइए इसके इस अर्थ को कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए और भी बेहतर ढंग से समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पहला वाक्य है, मेरे पास किताब है। इस वाक्य में पास है आ रहा है, पास है जो कि यहाँ रेड कलर में लिखा हुआ है, तो इस तरीके से स्पष्ट है कि इस वाक्य में हैज़ या हैव का प्रयोग होगा। उस तरीके से दूसरे वाक्य को देख लेते हैं। दूसरा वाक्य है, रमेश के पास लैपटॉप है। इस वाक्य में के पास है आ रहा है, जिसको कि मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, और इस तरीके से ये स्पष्ट है कि इस वाक्य में भी जब हम हिंदी से इंग्लिश में इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ हैज़ या हैव में से किसी एक का प्रयोग होगा। तीसरे वाक्य को देख लेते हैं। तीसरा वाक्य, पक्षियों के पंख होते हैं। इस वाक्य में के होते हैं आ रहा है, जिसको कि मैंने रेड कलर में यहाँ लिखा हुआ है, और इस तरीके से स्पष्ट है कि इस वाक्य को भी जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ हमने हैज़ या हैव में से एक का प्रयोग करना होगा। और चौथा वाक्य देख लेते हैं, तुम्हारे दांतों में कीटाणु है। इस वाक्य में भी में है आ रहा है, और इस तरीके से क्लियर है, इस तरीके से ये स्पष्ट है कि इस वाक्य को भी जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इस वाक्य में भी हमने हैज़ या हैव में से किसी एक का प्रयोग करना है। और इसके अलावा इस तरीके के वाक्य से हमें ये भी पता चलता है कि किसी के पास कोई चीज़ है या नहीं है, और साथ ही साथ इस तरीके के वाक्य से कई बार किसी के साथ हमारे संबंध यानी कि रिलेशनशिप को भी बताया जाता है, जैसे कि मेरे दो भाई हैं। आइए इसके अर्थ को अच्छे तरीके से समझ लेने के बाद हम ये जान लें कि हैज़ और हैव का प्रयोग आखिर किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। याद रखिएगा, अगर कभी भी किसी दिए गए वाक्य में आपको सब्जेक्ट के तौर पे मिल जाए ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता, तब हम वहाँ हैज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही हैज़, जिसका हिंदी अर्थ होता है उसके पास यानी उस लड़के के पास। सी हैज़, उसके पास, जिसका हिंदी में अर्थ होता है यानी कि उस लड़की के पास। इट हैज़ यानी इसके पास। राजेश हैज़, जैसे कि राजेश के पास। यहाँ राजेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ हैज़ का प्रयोग किया गया। इसी तरीके से आइए अब हम हैव का प्रयोग जान लें कि भाई हैव का प्रयोग कब किया जाता है, किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी वाक्य में आपको सब्जेक्ट के तौर पे मिल जाए आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता, यानी कि एक से अधिक अगर कर्ताओं के बारे में वहाँ बात की जाती हो, तब हमने इन सभी कर्ताओं के साथ यानी कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करना होता है। जैसे कि आई हैव, जिसका हिंदी अर्थ होता है मेरे पास। वी हैव, जिसका हिंदी में मतलब होता है हमारे पास। यू हैव, जिसका हिंदी में अर्थ होता है तुम्हारे पास या आपके पास। दे हैव, इसका मतलब होता है उन लोगों के पास। राजेश एंड रमेश हैव, क्योंकि यहाँ राजेश और रमेश दो व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी हैव का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है राजेश और रमेश के पास। तो इस तरीके से जब हम ये जान गए कि भाई हैज़ और हैव का हिंदी में अर्थ क्या होता है, और इसे हमने कुछ एग्जाम्पल के जरिए भी देख लिया, और हमने ये भी जान लिया कि हैज़ और हैव का प्रयोग जो है किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो आइए अब हम इसके बाकी चीज़ों को भी अच्छी तरीके से सीख लें, जिससे कि इस तरीके के वाक्य को हम हिंदी से इंग्लिश में बड़े आराम से ट्रांसलेट करना सीख लेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास में, जिसका नाम है अंग्रेजी ज्ञान ऑनलाइन। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भाई अब हमने इसके रूल को सीखना है, अब हमें इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को सीखना है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर हमें रूल को सीखना होगा कि किस तरीके से जब इस तरीके के वाक्य हमें दिए जाएं तो हमें उन्हें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आइए सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को देख लें, यानी कि सकारात्मक वाक्य को देख लें। यहाँ एक वाक्य है जो पॉजिटिव सेंटेंस में आप लोगों के लिए लिख रहा है, वो है रवि के दांतों में कीटाणु है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जिस तरह के वाक्य में है आ जाए, उस तरह के वाक्य को भी जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाना होता है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, हमने यहाँ हैज़ या हैव का प्रयोग करना है। तो इस तरीके के वाक्य को जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका रूल क्या होता है, इसे बारीकी से आप समझिए। सबसे पहले इस तरीके के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त हमने लिखना होता है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता, यानी जिसके बारे में बात की जाती हो, ठीक है ना। अगर ये वाक्य पढ़े रवि के दांतों में कीटाणु है, तो यहाँ कौन है जिसके दांतों में कीटाणु, जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो है रवि।
तो यही हमारा सब्जेक्ट है, तो इसे सबसे पहले हमने लिख देना है, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया रवि। उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 2 में लिखना होगा या तो हैज़ को या तो हैव को। अब देखिए यहाँ जो हमारा रवि जो हमारा सब्जेक्ट के तौर पे मौजूद है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया आपको हैज़ का प्रयोग करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया हैज़ को। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आपको लिखना होता है जिसके होने के बारे में बताया जा रहा हो, ठीक है ना। तो अगर इस वाक्य को एक बार आप फिर से पढ़ें कि रवि के दांतों में कीटाणु हैं, तो वो कौन है जिसके होने के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ कीटाणु के होने के बारे में बताया जा रहा है, तो भाई यही हमारा पॉइंट नंबर 3 में लिखना होगा हमें, कीटाणु, जिसकी इंग्लिश होती है जर्म्स। उसके बाद आखिर में हम लिखते हैं रिमेनिंग को। रिमेनिंग यानी कि पॉइंट 1, 2 और 3 के बाद जो कुछ भी बचा रह जाए। और इस वाक्य को पूरा पढ़े, रवि के दांतों में कीटाणु है, तो इस पूरे वाक्य में बचा क्या रह गया, के दांतों में, यानी कि उसके दांतों में, रवि के दांतों में, तो उसकी इंग्लिश हो जाती है इन हिज टीथ। अब मैं आपको बता दूं कि कई बार इस तरीके के वाक्यों में आपको रिमेनिंग नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को हैज़ या हैव में से किसी एक को और उसके बाद जिसके होने के बारे में बताया जा रहा है बस उसको लिख दें, तो आपका आंसर बन जाएगा। कई बार दिए गए वाक्य में रिमेनिंग नहीं होता, तो आप सिंपली उसे ना लिखें। तो आइए इस रूल को पॉइंट बाय पॉइंट सिस्टमेटिक वे से समझने के बाद जो ये वाक्य रवि के दांतों में कीटाणु है, इसका जो हमने इंग्लिश बनाना सीखा, वो क्या बनाना सीखा, वो बनाना सीखा रवि हैज़ जर्म्स इन हिज टीथ, और यही मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बड़े आराम से इस तरीके के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आइए अब हम इसी तरीके के कुछ और वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसके लिए आपको ये रूल, जो पॉजिटिव रूल है, ये याद होना बहुत ज़रूरी है, और आपको ये याद होना पड़ेगा कि हैव का प्रयोग और हैज़ का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो आइए एक एक करके यहाँ दिए गए 5 वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो पहला वाक्य है मेरे पास किताब है। तो इस वाक्य में पास है आ रहा है, तो स्पष्ट तौर पे इस वाक्य में हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाएगा, और ये पॉजिटिव वाक्य है और ये पाँचों के पाँचों वाक्य पॉजिटिव में। तो आइए सबसे पहले हम इसमें इस रूल को यूज़ करेंगे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। पॉजिटिव रूल में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखना है। ये वाक्य मेरे पास किताब है, वो कौन है जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके पास किताब है, तो वो है मैं। तो मैं की इंग्लिश होती है आई, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया आई को। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखना होता है हैज़ को या हैव को। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे हमारे पास आई है, तो मैंने आपको बताया कि आई के साथ हमने हैव का प्रयोग करना होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया हैव को। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हम लिखेंगे जिसके होने के बारे में बताया जा रहा हो। तो देखिए इस वाक्य में किसके होने के बारे में बताया जा रहा है, तो वो है किताब, तो मैंने यहाँ लिख दिया किताब। उसके बाद हमने रिमेनिंग को लिखना होता, तो यहाँ रिमेनिंग नहीं है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कई बार इस तरह के वाक्य में रिमेनिंग नहीं दिया होता, तो आपने सिंपली उसे नहीं लिखना है, छोड़ देना है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से इस सिस्टमेटिक वे से रूल को यूज़ करते हुए, इस रूल को यूज़ करते हुए जो सेंटेंस है मेरे पास किताब है, इसका जो इंग्लिश बना वो क्या बना, वो बना आई हैव बुक, ठीक है ना। आइए इस तरीके से हम दूसरे वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। दूसरा वाक्य है तुम्हारे पास एक लैपटॉप है। तो यहाँ लिखा हुआ है पास है, तो यहाँ भी हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है। तो इस वाक्य में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है तुम की इंग्लिश होती है यू, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे हैज़ या हैव में से किसी एक को। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट के तौर पे हमें यू मिला है, तो मैंने बताया कि यू अगर सब्जेक्ट के तौर पे मिल जाए तो हमने वहाँ हैव का प्रयोग करना होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया हैव। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में जिसके होने के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ जिसके बारे होने के बारे में बताया जा रहा है वो है एक लैपटॉप, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया अ लैपटॉप। इस तरीके से बड़े आराम से ये जो वाक्य तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, इसका जो इंग्लिश बना वो बना यू हैव अ लैपटॉप। ये तीसरे वाक्य देख लेते हैं। तीसरा वाक्य प्रकाश के पास एक कार है। तो यहाँ के पास है आ रहा है, तो यहाँ हैज़ और हैव का ही प्रयोग हमें करना है, हैज़ या हैव में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं इस वाक्य में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारे यहाँ प्रकाश, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने हैज़ या हैव में से एक को यूज़ करना है। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रकाश जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हमने हैज़ का प्रयोग करना है, ये मैंने लिख दिया हैज़। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में जिसके होने के बारे में बताया जा रहा हो, तो जो जिसके होने के बारे में बताया जा रहा है वो है एक कार, तो ये मैंने लिख दिया अ कार। इस तरीके से प्रकाश के पास एक कार है, इस वाक्य का जो इंग्लिश बना वो बना प्रकाश हैज़ अ कार, ठीक है ना। क्योंकि इस वाक्य में भी कोई रिमेनिंग नहीं है, तो उसे भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आइए अब हम अगले वाक्य को देख लेते हैं। अगला वाक्य जो है वो है पक्षियों के पंख होते हैं। तो इस वाक्य में के होते आ रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ भी हमने हैज़ या हैव में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट है हमारा पक्षियों की इंग्लिश होती है बर्ड्स। उसके बाद हमने हैज़ या हैव में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो यहाँ जो हमारे पास सब्जेक्ट है बर्ड्स, वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमने हैव का प्रयोग करना है, तो मैंने लिख दिया हैव। उसके बाद जिसके होने के बारे में बताया जा रहा है पॉइंट नंबर 3 में, उसे हमें लिखना है। यहाँ पंख के होने के बारे में बताया जा रहा है, तो पंख की इंग्लिश होती है विंग्स। उसके बाद हमें लिखना होता है रिमेनिंग। इस वाक्य में भी रिमेनिंग नहीं है, तो हमने इसे सिंपली नहीं लिखना है। तो इस तरीके से ये जो वाक्य पक्षियों के पंख होते हैं, इस वाक्य का जो इंग्लिश बना वो बना बर्ड्स हैव विंग्स।
तो आइए इस तरीके से हम सबसे आखिरी वाक्य को देख लेते हैं। आखिरी वाक्य, मेरे 2 भाई हैं। सीधी सी बात है, इस वाक्य के जरिए हमारा संबंध किसके साथ बताया जा रहा है, तो ये इसमें भी हैज़ या हैव में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है यहाँ मैं, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। उसके बाद हमने हैज़ या हैव का प्रयोग करना है। यहाँ आई के साथ हमने हैव का प्रयोग करना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैंने हैव का प्रयोग कर दिया। उसके बाद जिसके होने के बारे में बताया जा रहा है, तो मेरे 2 भाइयों के होने के बारे में बताया जा रहा है, तो मैंने उसको यहाँ लिख दिया 2 ब्रदर्स। आखिर में रिमेनिंग लिखेंगे। इस वाक्य में भी कोई रिमेनिंग नहीं है, तो मैंने उसे नहीं लिखा। तो मेरे 2 भाई हैं, तो इसका जो आंसर बना वो बना आई हैव 2 ब्रदर्स। तो इस तरीके से हमने पॉजिटिव वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। अब आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में, यानी कि नकारात्मक वाक्य को हमें हिंदी से इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करना सीखना है। तो देखिए यहाँ पे जो एक वाक्य है वो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है। और सेंटेंस है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। यहाँ पास है आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा है, तो सीधी सी बात है ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य, और पास है आ रहा तो हैज़ या हैव में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो आइए सबसे पहले इसके रूल को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमेटिक वे में। तो इस तरीके के वाक्य अगर आपको कभी भी मिल जाए हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, तो सबसे पहले आपने इस तरह के वाक्य में भी सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट को। तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है, इस वाक्य में वो कौन है जिसके पास लैपटॉप नहीं है बताया जा रहा है, तो वो है मैं। तो मैं की इंग्लिश होती है आई, तो मैंने यहाँ लिख दिया आई को सबसे पहले। उसके बाद आपने लिखना होगा डू नॉट या डज नॉट हैव में से किसी एक को। तो आइए सबसे पहले हम ये जान ले भाई कि डू नॉट हैव का प्रयोग और डज नॉट हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पे मिल जाए आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट, तो वहाँ आपने डू नॉट हैव का प्रयोग करना होता है, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है डोंट हैव। और अगर आपको दिए गए वाक्य मिल जाए ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आपने वहाँ पे डज नॉट हैव का प्रयोग करना होता है, जो कि डजंट हैव का शॉर्ट फॉर्म होता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव सेंटेंस में तो इस तरीके के सब्जेक्ट, यानी कि ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने हैज़ का प्रयोग करना होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाने को दिया जाए, तो इन्हीं सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने डज नॉट के बाद हैव का प्रयोग करना होता है, ना कि हैज़ का। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है ना। तो आइए इस पॉइंट को जानने के बाद अब हम ये देखेंगे कि भाई यहाँ पॉइंट नंबर 2 में हमने डू नॉट का प्रयोग करना है या डज नॉट का। तो यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे क्या मिला आई, तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको आई मिल जाए सब्जेक्ट में तो हमने डू नॉट हैव का प्रयोग करना है, तो मैंने यहाँ यूज़ कर दिया डू नॉट हैव का, यानी कि डू नॉट हैव को लिख दिया। फिर पॉइंट नंबर 3 में हमें लिखना होता है जिसके नहीं होने के बारे में बताया जा रहा। तो देखिए ये वाक्य मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो किसके नहीं होने के बारे में बताया जा रहा है, वो है लैपटॉप, तो मैंने इसको लिख दिया है लैपटॉप को। उसके बाद आपको लिखना है रिमेनिंग को, यानी पॉइंट नंबर 1, 2, 3 के बाद जो कुछ भी बचा रह जाए, तो इस वाक्य में कोई रिमेनिंग है नहीं, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कई बार इस तरीके के वाक्य में रिमेनिंग नहीं होता है। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक वे से 1 बाय 1 हमने जो इस रूल को यूज़ करते हुए जो ये वाक्य है मेरे पास लैपटॉप नहीं है, इसको जो बनाना हिंदी से इंग्लिश में जो इस वाक्य को बनाना सीखा वो बनाना सीखा आई डू नॉट हैव लैपटॉप, और यही मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इस तरीके से हमने बड़े आराम से इस तरह के वाक्य को, नेगेटिव वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। तो आइए अब इसी तरीके के कुछ वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये रूल याद होना बहुत ज़रूरी है, और आपको ये याद होना पड़ेगा कि भाई डू नॉट हैव का और डज नॉट हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो आइए एक एक करके इन वाक्य को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो पहला वाक्य, रंजन के पास कंप्यूटर नहीं है, तो यह के पास और है आ ही रहा है, तो सीधी सी बात है हैज़ या हैव में से किसी एक का प्रयोग करना है, और यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ये नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके ही रूल को हम यूज़ करेंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखना होता है। तो रंजन के पास कंप्यूटर नहीं है, इस वाक्य में जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, रंजन, तो मैंने लिख दिया सबसे पहले रंजन को। फिर हम यूज़ करेंगे डू नॉट या डज नॉट हैव में से किसी एक को। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मिल जाए तो वहाँ डज नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ रंजन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ डज नॉट हैव का प्रयोग कर देना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया डज नॉट हैव। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था जिसके नहीं होने के बारे में बताया गया उसे लिखना है। तो वो कौन सी चीज़ जिसके नहीं होने के बारे में बताया जा रहा है, वो है कंप्यूटर, तो मैंने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर। आखिर में लिखना होता है रिमेनिंग को, इस वाक्य में रिमेनिंग नहीं है, तो कोई बात नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से रंजन के पास कंप्यूटर नहीं है, इस वाक्य का जो इंग्लिश बना वो क्या बना, रंजन डज नॉट हैव कंप्यूटर, ठीक है ना। आइए इसी तरीके से हम अगले वाक्य को देखें। अगला वाक्य, उसके पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस है और पास है भी आ रहा है, तो हैज़ और हैव का ही प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। यहाँ जो सब्जेक्ट है, यहाँ जो सब्जेक्ट है उसके पास, यानी कि वह, तो वह की इंग्लिश हो जाती है ही। उसके बाद हम डू नॉट
हैव या डज नॉट हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पे हमारे पास यहाँ ही है, तो ही के साथ हमने डज नॉट हैव का प्रयोग करना होता है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद मैंने बताया था भाई कि इसके बाद हमने क्या लिखना है, जिसके नहीं होने के बारे में बताया जा रहा है, तो उसके पास क्या नहीं है, उसके पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, तो मेरा फ़ोन नंबर, तो ये मैंने लिख दिया इंग्लिश में माई फ़ोन नंबर। सबसे आखिर में लिखते हैं रिमेनिंग को, इस वाक्य में भी कोई रिमेनिंग नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, इसका जो इंग्लिश बना वो बना ही डज़ नॉट हैव माई फ़ोन नंबर, ठीक है ना। इस तरीके से हम तीसरे वाक्य को देख लेते हैं। तीसरा वाक्य, हमारे पास कार नहीं है, इस वाक्य में भी पास है आ रहा है और साथ में इस वाक्य में नहीं आ रहा है, तो सीधी सी बात है ये हैज़ और हैव में से एक का इस वाक्य में प्रयोग किया जाएगा और ये नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इस रूल को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे हम की इंग्लिश होती है वी। उसके बाद हम लिखेंगे डू नॉट हैव या डज नॉट हैव में से एक को, तो मैंने बताया कि वी जब भी आ जाए वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पे तो हमने वहाँ डू नॉट हैव का प्रयोग करना है, तो मैंने वी के साथ डू नॉट हैव लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 बताया कि जिसके नहीं होने के बारे में बताया गया उसे लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ क्या नहीं होने के बारे में बताया जा रहा है, वो है कार, तो मैंने लिख दिया कार। और आखिर में लिखना होता है रिमेनिंग, लेकिन इस वाक्य में भी रिमेनिंग नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास कार नहीं है, इस वाक्य का जो इंग्लिश बना वो बना वी डू नॉट हैव कार। आइए इसी तरीके से चौथे वाक्य को देख लें। चौथा वाक्य है कुत्तों के पंख नहीं होते हैं। ओके, तो कुत्तों के पंख नहीं होते हैं, तो इस वाक्य में के होते हैं आ रहा है, तो हैज़ या हैव में से किसी एक को हमने लिखना होता है। और यहाँ नहीं आ रहा तो ये नकारात्मक वाक्य है, तो इस रूल को यूज़ करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ कुत्ते, तो ये है हो गया डॉग्स। उसके बाद हमने यहाँ डू नॉट हैव या डज नॉट हैव में से किसी एक को प्रयोग करना है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट हमारा है डॉग्स, वो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने डू नॉट हैव का प्रयोग करना होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया डू नॉट हैव। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे जिसके नहीं होने के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ कुत्तों के पंख नहीं होने के बारे में बताया जा रहा है, तो उससे हमने यहाँ लिख दिया विंग्स। आखिर में लिखेंगे रिमेनिंग को, इस वाक्य में भी कोई रिमेनिंग नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो वाक्य जो कुत्तों के पंख नहीं होते हैं, इस वाक्य का जो इंग्लिश बना वो बना डॉग्स डू नॉट हैव विंग्स। इसी तरीके से हम आखिरी वाक्य को देख लें। आखिरी वाक्य, इस कंप्यूटर में CPU नहीं है। ओके, तो इस कंप्यूटर में CPU नहीं है और इस वाक्य में है आ रहा है, तो जाहिर तौर पे हैज़ और हैव में से किसी एक का प्रयोग करना, साथ में नहीं आ रहा तो नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है, तो उन्हें इस वाक्य का प्रयोग करना है, इस रूल का भी प्रयोग करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है इस कंप्यूटर यानी कि दिस कंप्यूटर, तो उसके बाद हमें लिखना डू नॉट हैव या डज नॉट हैव में से किसी एक को। तो यहाँ डज नॉट दिस कंप्यूटर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो भाई हमने इसमें डज नॉट हैव का प्रयोग करना है, तो मैंने लिख दिया डज नॉट हैव। उसके बाद मैंने बताया था जिसके नहीं होने के बारे में बताया जा रहा है, तो CPU के नहीं होने के बारे में बताया जा रहा है, तो हमने लिख देना CPU को। और आखिर में रिमेनिंग को, जो कि यहाँ लिखना है, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ तक आंसर बन गया, ये हमारा कंप्लीट आंसर बन गया। इस कंप्यूटर में CPU नहीं है, इस वाक्य का जो इंग्लिश में आंसर बनेगा वो बनेगा दिस कंप्यूटर डज नॉट हैव CPU। इस तरीके से हमने बड़े आराम से नेगेटिव वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आइए अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लें। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस उस तरीके के सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी आधार पर आपकी सहूलियत के लिए कि आप बेहतर ढंग से इस बात को समझ सकें, मैंने प्रश्नवाचक वाक्य को 2 टाइप में डिवाइड करा हुआ है। पहला है टाइप A और दूसरा है टाइप B। टाइप A में भी 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, आइए पहले उसको जान लें। तो टाइप A को पहले जान लें कि वो किस तरीके के वाक्य होते हैं, किस तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। टाइप A का जो पहला पॉइंट है आइए उसको जान लें। टाइप A के पहला पॉइंट वो है यानी कि उस तरीके के वाक्य जब प्रश्नवाचक शब्द यानी कि वो शब्द जो सवाल पूछता है, जैसे कि कौन सा या कौन सी जिसकी इंग्लिश होती है विच, कितना या कितने जिसकी इंग्लिश होती है हाउ मच या हाउ मेनी, इनमें से कोई भी एक वर्ड यानी कि कौन सा या कौन सी, कितना या कितने जो है वाक्य की शुरुआत में नहीं आते हो। तो इस तरह के वाक्य जो है टाइप A में, टाइप A का पहला जो कैटेगरी का ये वाक्य होता है। और इसके बाद हमें ये भी जानना होगा कि भाई हमने डू का प्रयोग कहाँ करना होता है और डस का प्रयोग कहाँ करना होता है। तो याद रखिएगा डू का प्रयोग करते हैं हम जब दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पे मौजूद हो आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट, और डस का प्रयोग करते हैं जब दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पे मौजूद हो ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट। आइए एक वाक्य को पढ़कर जानेंगे कि इस तरीके के वाक्य किस तरीके के वाक्य होते हैं। तो मैंने बताया कि जब प्रश्नवाचक शब्द यानी कि जो सवाल पूछ रहे हैं जैसे कि कौन सा या कौन सी, कितना या कितने, ये वाक्य की शुरुआत में नहीं आते हो। तो देखिए यहाँ ये वाक्य तुम्हारे पास कौन सी कार है, तो ये जो प्रश्न पूछ रहा है जो शब्द कौन, ये वाक्य की शुरुआत में नहीं आ रहा है, तो ये टाइप A में आएगा और टाइप A में ये पहली कैटेगरी का
वाक्य है। तो अगर इस तरीके के वाक्य आपको मिल जाए तो करना क्या है, सिंपली एक बड़ा ही आसान सा रूल है, इस रूल को आप नहीं याद कर लेना है। अगर इस तरीके के वाक्य आपको मिल जाए तो सबसे पहले क्या करना है कि वो शब्द जो कि प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द की क्या करनी है, आपको इंग्लिश लिखनी है। और यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द जो है यहाँ पे वो है कौन सी, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन सी इंग्लिश क्या होती है, विच। तो हमने इसी को लिख देना, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में इस तरह के वाक्य में क्या करना है आपको, पॉइंट नंबर 2 में आपको लिखना है जिसके होने के बारे में सवाल पूछा जा रहा हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ किसके बारे में सवाल, किसके होने के बारे में पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कार के बारे में, तो मैंने लिख दिया यहाँ कार। ओके, उसके बाद आपने पॉइंट नंबर 3 में लिखना है या तो डू को या डस को, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है हमारा, आप देखिए तुम्हारे पास कौन सी कार है, तो सीधी सी बात है इस वाक्य में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है तुम की इंग्लिश होती है यू। तो यू के अकॉर्डिंग मैंने क्या ऑलरेडी बता दिया आपको, यू के साथ हमने प्रयोग करना होता है डू को, तो हम यहाँ लिखेंगे उसके बाद डू को। तो यहाँ तक जो हमारा आंसर बना वो बना विच कार डू। ओके, इसके बाद हमने पॉइंट नंबर 4 में लिखना होता है सब्जेक्ट को, तो मैं ऑलरेडी आपको सब्जेक्ट के तौर को बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है, तुम की इंग्लिश होती है यू, ठीक है ना। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपने पॉइंट नंबर 5 में क्या करना है, हैव को लिख देना है सिंपली, और उसके बाद आपको रिमेनिंग को लिखना है। देखिए इस वाक्य में जो है कोई भी रिमेनिंग नहीं है, तुम्हारे पास कौन सी कार है, और सबसे आखिर में आपको प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो जरूर देना है, आपको भूलना नहीं है। तो इस तरीके से ये जो वाक्य है तुम्हारे पास कौन सी कार है, इस रूल को यूज़ करते हुए सिस्टमेटिक वे से जो ये सेंटेंस जो हिंदी से इंग्लिश में बना वो बना विच कार डू यू हैव, और यही मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आइए टाइप ए के सेंटेंस को, कैटेगरी 1 को सीखने के बाद इसी टाइप ए के सेंटेंस के कैटेगरी 2 को भी देख लेते हैं। तो कैटेगरी 2 में किस तरीके के वाक्य आते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द जो है कौन कौन से, जैसे कि क्या, कैसे, क्यों या कहाँ, ये वाक्य की शुरुआत में नहीं आते हो। जैसे देखिए तुम्हारे पास इतना धन कैसे है, तो यहाँ देखिए यहाँ जो प्रश्नवाचक जो शब्द कैसे, ये वाक्य की शुरुआत में नहीं आ रहा है, तो ये भी टाइप ए का ही वाक्य हुआ, और टाइप ए में ये कैटेगरी नंबर 2 का वाक्य हुआ। अगर इस तरीके के वाक्य मिल जाए तो आपने क्या करना है, सिंपली इस रूल को यूज़ करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको लिखना है प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश को। तो देखिए यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है कैसे, कैसे की इंग्लिश होगी हाउ, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद हमने डू या डज में से किसी एक को यूज़ करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डू और डज का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। तो हम इस वाक्य को फिर से पढ़ेंगे, तुम्हारे पास इतना धन कैसे, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है तुम की इंग्लिश होती है यू। तो यू के साथ मैंने क्या बताया था आपको, डू का प्रयोग करना है, तो यहाँ मैंने दूसरे पॉइंट में मैंने डू का प्रयोग कर दिया। पॉइंट नंबर 3 में क्या करना है आपको, पॉइंट नंबर 3 में आपने लिखना है सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ तुम है, तुम की इंग्लिश होती है यू। अब आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ पॉइंट नंबर 4 में लिखना है हैव को, तो मैंने ये लिख दिया हैव को। और फिर आपको पॉइंट नंबर 5 में लिखना है जिसके होने के बारे में सवाल पूछा जा रहा हो। तो देखिए इस वाक्य में किसके होने के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, इतना धन, जिसकी इंग्लिश होती है सो मच मनी, जो मैंने यहाँ लिख दिया। आखिर में उसके बाद हमने रिमेनिंग को लिखना है, इस वाक्य में कोई भी रिमेनिंग नहीं है, और सबसे आखिर में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य को प्रश्नवाचक चिन्हों को लिखना बोलना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये जो वाक्य है तुम्हारे पास इतना धन कैसे है, इस वाक्य का जो इंग्लिश बना सिस्टमेटिक वे से इस रूल को यूज़ करते हुए वो बना हाउ डू यू हैव सो मच मनी, यही मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है ना। इस तरीके से हमने बड़े आराम से टाइप ए के कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। अब आइए हम उस तरीके के वाक्य को देखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य को, जिस तरीके के जो वाक्य हुआ कैटेगरी टाइप बी में आते हैं। तो टाइप बी में किस तरीके के प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं, टाइप बी में उस तरीके के वाक्य आते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द जो है तो सवाल पूछते हैं वो वाक्य की शुरुआत में आते हो। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि टाइप ए में उस तरह के वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य की शुरुआत में नहीं आते हो, और यहाँ जो है वाक्य की शुरुआत में आते हो। मैं बता दूं कि टाइप बी के सेंटेंस उस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसके प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, और टाइप ए के वाक्यों का जो है टाइप ए के कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में जिस तरीके के वाक्य आते हैं उन प्रश्नों का जवाब सिर्फ आप सिंपली हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है क्या आपके पास लैपटॉप है, तो टाइप बी का सेंटेंस है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आते होते हैं। देखिए यहाँ क्या जो प्रश्नवाचक शब्द है वो क्या शुरुआत में आ रहा है, और अगर आप इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। क्या आपके पास लैपटॉप है, तो आप बोल सकते हैं हाँ। क्या आपके पास लैपटॉप है, तो आप बोल सकते हैं ना। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप बोलेंगे हाँ, अगर नहीं तो आप बोलेंगे ना। ठीक है ना। तो आइए हम इस तरीके के वाक्य को हिंदी से
इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बड़े आसान से रूल को सीख लें। तो इस तरीके के वाक्य जब भी आपको मिल जाए, यानी कि क्या आपके पास लैपटॉप है, यानी प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य की शुरुआत में आ जाए, तो आपने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले डू या डज में से किसी एक को लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट कौन है। तो देखेंगे सब्जेक्ट है हमारे यहाँ आप, यानी कि आपकी इंग्लिश होती है यू, और मैंने बताया कि यू के साथ हमने किसका प्रयोग करना होता है, डू को। तो मैंने यहाँ लिख दिया सबसे पहले डू को। उसके बाद आपने करना क्या, उसके बाद आपने लिखना होता है सब्जेक्ट को। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस वाक्य में सब्जेक्ट है हमारा आपकी इंग्लिश होती है यू, तो मैंने यहाँ लिख दिया यू को। उसके बाद हमने लिखना होता है पॉइंट नंबर 3 में हैव को, तो मैंने यहाँ इसको लिख दिया। फिर पॉइंट नंबर 4 में हम लिखेंगे जिसके होने या ना होने के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ क्या आपके पास लैपटॉप है, तो किसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है, वह लैपटॉप, तो मैंने लिख दिया लैपटॉप। उसके बाद हम रिमेनिंग को लिखेंगे, इस वाक्य में कोई रिमेनिंग नहीं है, और मैंने बताया कि इस तरीके के वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसको लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर देना है, तो मैंने उसको यहाँ लिख दिया। इस तरीके से सिस्टमेटिक वे से इस आसान से रूल को सीखते हुए हमने ये जो वाक्य क्या आपके पास लैपटॉप है, इसका जो इंग्लिश बनाना सीखा वो बनाना सीखा डू यू हैव लैपटॉप, और ये मैंने यही यहाँ लिख दिया है। ठीक है ना। तो आइए इस तरीके से जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य को और उसके बाद इंट्रोगेटिव वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया है, तो आइए हम सीखेंगे कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य को किस तरीके से जो है इस तरीके के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको अलग से रूल को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस टाइप ए और टाइप बी जो मैंने प्रश्नवाचक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो रूल बताए ना, आपने बस उसी को याद करना है, उसी को याद करना है। टाइप ए में आपको कैटेगरी नंबर 2 का रूल बिल्कुल याद होना होगा, जो मैंने आपको बताया था कि पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखनी है, फिर डू या डज में से किसी एक को लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव लिखना है, फिर लिखना जिसके होने या नहीं होने के बारे में बताया जा रहा हो, फिर लिखना रिमेनिंग, फिर क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल वही लिखना है आपको। और टाइप बी में भी वही रूल लिखना है, लेकिन आपको बस स्मार्ट वे में एक ही बात याद रखना है कि जो हमने इंटरोगेटिव का रूल सीखा था उसमें आपने नेगेटिव इंटरोगेटिव के सेंटेंस में सिंपली सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर देना है। ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट का प्रयोग कर देना है। आइए इसको हम सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। तो पहला वाक्य है तुम्हारे पास लैपटॉप क्यों नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल पूछ रहा है जो वर्ड वो क्यों, वो वाक्य की शुरुआत में नहीं है, तो सीधी सी बात ये क्या है, ये टाइप ए का सेंटेंस है और कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्यों आ रहा है। तो मैंने क्या बताया, इस तरह के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले तो प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखनी है। तो जो प्रश्नवाचक शब्द है वो क्या है, क्यों, तो मैंने इसको लिख दी सबसे पहले इसकी इंग्लिश, क्यों की इंग्लिश वाई। उसके बाद हमने डू या डज में से किसी एक को लिखना है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपको सब्जेक्ट के तौर पे मिल जाए आई वी यू दे या प्लूरल में से कोई एक, तो वहाँ डू का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है तुम की इंग्लिश होती है यू, तो यू के साथ हमने डू का प्रयोग करना है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ डू का प्रयोग कर दिया। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ है तुम की इंग्लिश होती है यू, इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे नॉट हैव को, ये मैंने लिख दिया नॉट हैव। उसके बाद हम लिखेंगे जिसके नहीं होने के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो किसके नहीं होने के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, वो है लैपटॉप, तो मैंने लिख दिया लैपटॉप। आखिर में रिमेनिंग, तो देखिए इस वाक्य में कोई रिमेनिंग नहीं है, और सबसे आखिर में क्वेश्चन जो मार्क है वो दिया जाना जरूरी है, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। इस तरीके से तुम्हारे पास लैपटॉप क्यों नहीं है, इस वाक्य का जो इंग्लिश बना वो बना वाई डू यू नॉट हैव लैपटॉप। ठीक है ना। आइए अब टाइप बी के नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य को देख लें। ये वाक्य क्या तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे सवाल पूछने वाला जो शब्द क्या वो शुरुआत में आ रहा है, तो टाइप बी है, और ये नहीं आ रहा, तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव का वाक्य हो गया। इसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, कौन सा रूल यूज़ करना है, वही जो मैंने आपको बताया। मैंने बताया कि वही सारा रूल आपको टाइप बी का यूज़ करना है, सिर्फ आपने सब्जेक्ट के साथ नॉट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले डू या डज में से किसी एक को लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है तुम्हारा की इंग्लिश होती है यू, तो यू के साथ हमने क्या यूज़ करना होता है, डू को, तो मैंने लिख दिया डू को। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है हमारे यहाँ तुम की इंग्लिश होती है यू। उसके बाद हमने नॉट को लिखना है, तो मैंने लिख दिया नॉट। उसके बाद हैव को लिखना है, मैंने लिख दिया हैव। उसके बाद जिसके होने या ना होने के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, तो यहाँ लैपटॉप के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, तो वो मैंने लिख दिया लैपटॉप। आखिर में लिखना रिमेनिंग, यहाँ नहीं है इस वाक्य में, और आखिर में सबसे आखिर में लिखना है क्वेश्चन मार्क को, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। इस तरीके से बड़े आराम से हमने ये वाक्य जो है क्या तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, इसका जो इंग्लिश बनाना सीखा वो बनाना सीखा डू यू नॉट हैव लैपटॉप। ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको एक अंग्रेजी ज्ञान टिप देना चाहूँगा कि जो मैंने आपको ये रूल बताया अभी टाइप ए और टाइप बी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंसेस, लेकिन आप देखेंगे कि कई बार आपको इस तरीके के वाक्य मिल जाते होंगे कि जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि आपको ये जो रूल बताया गया कि वो आपको गलत तो नहीं बताया गया या आपने गलत तो नहीं सीख लिया। तो वो किस तरीके के वाक्य होते हैं ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर हम रिटन इंग्लिश का यूज़ करते हैं तब हम इस तरीके के वाक्य में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वाई डू यू नॉट हैव लैपटॉप,
डू यू नॉट हैव लैपटॉप। देखिए यू जो हमारा सब्जेक्ट उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया गया, यू जो हमारा सब्जेक्ट उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया गया। तो ये हम रिटन इंग्लिश में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर स्पोकन इंग्लिश की बात आए तो आप देखिएगा कि कई बार आप इस तरीके के वाक्य देखें जहाँ बोला जा रहा होगा डोंट प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यही जो वाक्य वाई डू यू नॉट हैव लैपटॉप, तो इसका प्रयोग आपने कई बार इस तरह से देखा होगा वाई डोंट यू हैव लैपटॉप। और यही जो वाक्य डू यू नॉट हैव लैपटॉप, इसको आपने इस तरीके से सुना होगा डोंट यू हैव लैपटॉप। तो आपको ये नहीं समझना है कि भाई आपको जो है गलत रूल बताया गया है या आपने कुछ गलत सीखा है, नहीं। फ़र्क बस इतना है कि इस तरीके के वाक्य का इस्तेमाल जो है, इस तरीके के रूल को यूज़ करते हुए इस तरीके के वाक्य जो बनाते हैं वो हम बनाते हैं रिटन इंग्लिश में। और स्पोकन इंग्लिश में हमने सिंपली एक काम करना होता है, हमने डोंट प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करना होता है। जिस तरीके से मैंने आपको ये दो वाक्य बताया, वाई डोंट यू हैव लैपटॉप और वाई डू यू नॉट हैव लैपटॉप, दोनों सही है। डोंट यू हैव लैपटॉप और डू यू नॉट हैव लैपटॉप, ये दोनों ही वाक्य सही है। फ़र्क इतना है कि ये वाले वाक्य रिटन इंग्लिश में हम प्रयोग करते हैं और इस तरीके के वाक्य का प्रयोग हम करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है ना। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन प्रश्नों का उत्तर भी जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख कर दे देंगे। और जितनी जल्दी आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे उतनी जल्दी आपको आपके आंसर का फीडबैक मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो जो है बिल्कुल पसंद आया होगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।